हेलो स्टूडेंट्स, पिछले लेक्चर्स में अपन देख रहे थे कार्बोनिल कंपाउंड्स के बारे में पढ़ रहे थे कि कार्बोनिल कंपाउंड्स क्या होते हैं। यानी कि मेटल के साथ अगर कार्बोनिल समूह आके ऐड हो जाता है उसे अपन बोलते हैं कार्बोनिल कंपाउंड्स। ये कहा था, उसके बारे में अपन ने देखा था एडिंग इलेक्ट्रॉन्स रूल देखा था और अपन ने देखा था इफेक्टिव एटॉमिक नंबर्स देखे थे, AN रूल देखा था। दोनों ही रूल एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में मोस्टली पूछे जाते हैं, क्या होता है इन रूल्स के बारे में समझाइए। ओके, आज अपन देखेंगे मेटल और कार्बोनिल बॉन्ड्स, जो मेटल होगा और जो कार्बोनिल समूह उनके बॉन्ड्स की नेचर की बात करेंगे, है ना। बॉन्ड नेचर, मेटल कार्बोनिल बॉन्ड नेचर के बारे में बात करेंगे। अपन ने कहा था कि कार्बोनिल समूहों की अपन ने एमओ डायग्राम देखा था। एमओ डायग्राम देखने के बाद में अपन ने ये जाना था कि इसकी प्रॉपर्टी कैसी होती है, पाई एक्सेप्टर होती है। यानी कि जो कार्बोनिल समूह है वो क्या करता है, पाई एक्सेप्टर लिगेंड का होता है। पाई एक्सेप्टर लिगेंड की तरह बिहेव करता है, यानी कि पाई बॉन्ड्स को एक्सेप्ट करता है। फर्स्ट तो डोनेट सिग्मा करेगा, लेकिन वापस क्या देगा, पाई एक्सेप्ट करेगा किससे, मेटल होगा। मेटल और आपके पास जो कार्बोनिल समूह होगा, इस मेटल की प्रॉपर्टी कैसी होनी चाहिए, जब पाई एक्सेप्टर कर रहा है यानी कि ये मेटल से इलेक्ट्रॉन ले रहा है, जो पहला बॉन्ड बनेगा सिग्मा वो तो क्या होगा, आपके लिगेंड की तरफ से ही बनेगा। लेकिन जो सेकंड बॉन्ड बनेगा यानी कि जो डबल बॉन्ड बनेगा वो किसकी तरफ से बनेगा, मेटल देगा। इस कॉन्सेप्ट को अपन जब कलर्स की व्याख्या कर रहे थे, है ना, जब किसी भी डी ब्लॉक की देख लो चाहे एल ब्लॉक की कलर्स की व्याख्या करते हैं, तब वहाँ एक कॉन्सेप्ट आता है चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रम। चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रम ऐसा कोई आता है अपने पास कॉन्सेप्ट। यानी कि अपन किसी भी कलर की व्याख्या करने के लिए दो प्रकार के ट्रांजिशंस देखते थे। एक तो डी ट्रांजिशन पढ़ रहे थे कि डी ट्रांजिशन की वजह से भी क्या होता है, कलर शो होता है किसी भी कंपाउंड के अंदर। नेक्स्ट देख रहे थे अपन कि किसी चार्ज ट्रांसफर की वजह से भी कलर शो होता है, ये देख रहे थे। अब बात आती है कि यहाँ चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रम मतलब चार्ज कैसे ट्रांसफर करेगा, वो यहीं से आता है कि दो तरीके के चार्ज ट्रांसफर थे, या तो था मेटल लिगेंड चार्ज ट्रांसफर या था लिगेंड मेटल चार्ज ट्रांसफर। यानी कि मेटल टू लिगेंड चार्ज ट्रांसफर था या लिगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर था, दो प्रकार के चार्ज ट्रांसफर थे। इसमें से अगर कार्बोनिल समूह की बात की जाए वो कैसा चार्ज ट्रांसफर हो गया आपके, मेटल टू लिगेंड चार्ज ट्रांसफर। ये हो गया मेटल टू लिगेंड चार्ज ट्रांसफर, मेटल टू लिगेंड चार्ज ट्रांसफर। ओके, ये चार्ज ट्रांसफर आपके मेटल टू लिगेंड चार्ज ट्रांसफर। अगर पूछा जाए कि कोई कॉम्प्लेक्स है जिसके अंदर आपके फुल फिल है, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट भरे हुए हैं, पूर्ण भरित कक्षक है, फिर भी वो कलर शो क्यों कर रहा है, तो वो लिगेंड्स का इफेक्ट होगा। अब यहाँ अगर मेटल टू लिगेंड हो रहा है तो मेटल और लिगेंड्स की प्रॉपर्टी कैसी होनी चाहिए, कब मेटल अपने इलेक्ट्रॉन दे सकता है, जब इसके पास खुद के पास इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो तभी दे सकता है। अगर इसके पास इलेक्ट्रॉन ही नहीं होंगे तो देगा क्यों, है ना। तो यहाँ प्रॉपर्टी क्या हो गई कि या तो इसमें क्या होनी चाहिए, फुल फिल इलेक्ट्रॉन होनी चाहिए, फुल फिल इलेक्ट्रॉन्स होनी चाहिए, या कह सकते हैं इलेक्ट्रॉन रिच होना चाहिए, इलेक्ट्रॉन रिच होना चाहिए, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स की संख्या ज़्यादा होनी चाहिए। ये प्रॉपर्टी साथ में क्या होनी चाहिए, लो ऑक्सीडेशन स्टेट होनी चाहिए, लो ऑक्सीडेशन स्टेट होनी चाहिए। कैसे, 0 से या -2 से कह सकते हैं, -2 से +2 तक के बीच की इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट होनी चाहिए। या तो ऑक्सीडेशन स्टेट 0 हो या +2। अगर +3 +7 वाला कोई कॉम्प्लेक्स आ जाए जिसकी ऑक्सीडेशन स्टेट ही +7 है,
वो क्यों इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा? इसके पास तो खुद के पास कमी है इलेक्ट्रॉन्स की, जब इसके पास कमी है तो वो डोनेट भी नहीं करेगा। ओके, तो यहाँ अपने को ध्यान रखना होगा कि मेटल की प्रॉपर्टी होनी चाहिए कि या तो फुलफिल होना चाहिए यानी कि पूर्ण भरित कक्षक होने चाहिए, या उसके पास वो इलेक्ट्रॉन रिच होना चाहिए जिसके पास इलेक्ट्रॉन्स की संख्या बहुत ज़्यादा हो। नेक्स्ट कि उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट लो होनी चाहिए। ये देखकर अपना आइडिया लगा सकते हैं कि वो इलेक्ट्रॉन के जो मेटल है वो क्या करेगा, आपके पाई डोनर करेगा यानी कि पाई इलेक्ट्रॉन्स डोनर कर सकता है। अगर ऐसे बॉन्ड बनते हैं जो डबल बॉन्ड बनते हैं किसी मेटल और लिगेंड के बीच में, उसे बैक बॉन्डिंग भी कहा जाता है। ऐसी कॉन्सेप्ट को क्या कहा जाता है? बैक बॉन्डिंग। पस्से बंध, नाम सुना है? पस्से बंध। पस्से बंध कौन बना सकता है यानी कि बैक बॉन्डिंग कौन कर सकता है? जिसके पास खुद के पास इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा हो, या तो लिगेंड्स भी कर सकता है, और अगर लिगेंड कर रहा है यानी कि लिगेंड दे रहा है इलेक्ट्रॉन तो क्या होना चाहिए? लिगेंड्स के पास इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होंगे। अगर पर ये यहाँ क्या कर रहा है? ले रहा है, तो लिगेंड्स के पास क्या होनी चाहिए? वैकेंट ऑर्बिटल्स होनी चाहिए, एम्प्टी ऑर्बिटल्स होनी चाहिए, एम्प्टी ऑर्बिटल्स प्रेजेंट होनी चाहिए। या क्या होना चाहिए? क्या बोल सकते हो? एम्प्टी ऑर्बिटल्स होने चाहिए, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड होना चाहिए, या तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो जिसमें ऑक्टेट कंप्लीट ना हो, ये क्या होना चाहिए? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होना चाहिए, या एम्प्टी ऑर्बिटल्स होनी चाहिए, ऑर्बिटल प्रेजेंट होनी चाहिए, ऑर्बिटल प्रेजेंट होनी चाहिए। ये कंडीशंस अगर कोई भी कॉम्प्लेक्स फॉलो कर रहा है तो इसका मतलब हो गया कि आपके पास जो कॉम्प्लेक्स है वो पाई बॉन्ड बनाने के लिए कैपेबल है, यानी कि यहाँ पाई बॉन्ड्स बन सकते हैं। तो पाई बॉन्ड्स बनने के लिए क्या होना चाहिए? ये दो कंडीशंस फॉलो होनी चाहिए। अब ये क्या करेगा? अपने इलेक्ट्रॉन इसमें डाल देगा, यानी कि यहाँ खाली कक्षक है, खाली कक्षक में इलेक्ट्रॉन डाल देगा तो क्या हो जाएगा? पाई बॉन्ड बनेगा। अब ये क्या कर रहा है? एक्सेप्ट ही कर रहा है। पहले सिग्मा बना था, सिग्मा के बाद में पाई बना है तो पाई एक्सेप्ट लिगेंड हो गया। तो इस तरीके के लिगेंड्स को क्या कहते हैं? पाई एक्सेप्टर लिगेंड कहते हैं। ओके, पाई एक्सेप्टर लिगेंड्स कहा जाता है, जो आपने 11th-12th में देखा था कि पाई डोनर प्रकार के लिगेंड होते हैं, पाई एक्सेप्टर प्रकार के होते हैं। ये किससे पता लगाया जा सकता है? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के अकॉर्डिंग उसके डायग्राम बना के अपन पता लगा सकते हैं, अदरवाइज नहीं पता लगा सकते कि कौन सा लिगेंड आपके पाई एक्सेप्ट करेगा या पाई डोनर करेगा। ओके, समझ गए? तो जैसे अपने पास है OH- है और एक है आपके वाटर मॉलिक्यूल, ये आपके केवल सिग्मा बॉन्ड बना सकता है। ये क्या कर सकता है आपके? ये सिग्मा बॉन्ड बना सकता है केवल, यानी कि ये आपके पाई ना तो डोनर कर सकता है ना पाई एक्सेप्ट कर सकता है, केवल एक बॉन्ड बना सकता है। जबकि ये क्या करता है? सिग्मा प्लस पाई डोनर दोनों प्रकार का लिगेंड होता है, सिग्मा प्लस पाई डोनर प्रकार का लिगेंड होता है। ओके, OH-। जबकि आपके वाटर मॉलिक्यूल केवल सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है। जब आपने इसका एमो डायग्राम देखा होगा तब आपने ये देखा होगा कि क्यों बनाता है इतना और क्यों करता है। ओके, ये बात है फर्स्ट ईयर में आपके इनके एमो डायग्राम्स आते हैं, उन्हीं से आइडिया लगाया जाता है कि कौन एक्सेप्ट करेगा और कौन डोनर करेगा। ओके, तो अपने पास एक प्रॉपर्टी तो ये हो गई। अगर दूसरी देख लें कि लिगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर किस तरीके से होता है, वो भी साथ के साथ देख लें। इसे भी बैक बॉन्डिंग बोलते हैं और इसे भी बैक बॉन्डिंग ही बोलते हैं। बैक बॉन्डिंग की वजह से कोई भी कॉम्प्लेक्स में स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है क्योंकि वो बॉन्ड मजबूत बन जाता है उस कंडीशन में। ओके, तो बैक बॉन्डिंग से स्टेबिलिटी भी आती है। लिगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर हो गया। लिगेंड टू मेटल कैसे करेगा? मेटल ले लिया, लिगेंड करेगा। फर्स्ट बॉन्ड तो लिगेंड से ही बनना होता है। जब भी किसी कॉम्प्लेक्स में बॉन्ड बनाते हैं, पहला बॉन्ड वो फर्स्ट बॉन्ड आपके हमेशा लिगेंड की तरफ से ही होता है, मेटल की तरफ से कभी भी नहीं होता है। ये बात मैं हर बार बोलती हूँ, हर क्लास में बोलती हूँ, क्योंकि ये अपने को ध्यान रखना जो फर्स्ट सिग्मा बॉन्ड बनेगा, यानी कि जितने भी लिगेंड्स होते हैं वो सिग्मा डोनर तो होते ही हैं।
ओके, यानी कि ऑल लिगेंड्स आर सिग्मा डोनर। सभी लिगेंड्स क्या होते हैं, सिग्मा डोनर होते हैं। ओके, तो अपने पास अगर यहाँ से ये फिर से लिगेंड और इलेक्ट्रॉन अपने डाल रहा है, मतलब इसके पास इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है तभी तो देगा, अगर इसके पास कमी होती तो क्यों देता। तो यहाँ क्या हो गया, ये इलेक्ट्रॉन रिच हो गया, इलेक्ट्रॉन रिच हो गया है ना, इलेक्ट्रॉन रिच लिख सकते हैं। ये क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो गया, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो गया। साथ में क्या हो गया, इसके पास लो ऑक्सीडेशन, हाई ऑक्सीडेशन स्टेट हो गई। हाई ऑक्सीडेशन स्टेट कहाँ से, +3 से +8 तक हो सकती है, ऑस्मियम में +8 तक होती है, तो वो पाई बॉन्ड बना सकता है। ओके, यानी अगर इस तरीके से इलेक्ट्रॉन्स अपने दे रहा है, ये तो हो गया सिग्मा बॉन्ड, ये हो गया पाई बॉन्ड। इस प्रकार के लिगेंड्स को कहा जाता है पाई डोनर लिगेंड्स, पाई डोनर लिगेंड्स हो गया। तो ये प्रॉपर्टी होनी चाहिए। इस तरीके के ट्रांसफर को भी अपन क्या बोलते हैं, लिगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर बोलते हैं। इनकी वजह से भी कोई भी कॉम्प्लेक्स कलरशिप कर सकता है। ओके, अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो तभी, वरना अगर ऐसा लिगेंड आ जाए ना जो चार्ज ट्रांसफर कर रहा है ना एक्सेप्ट कर रहा है, तब अपन नहीं बता सकते कि कौन सा क्या कर रहा है। ओके, अब नेक्स्ट है अपने पास इस बॉन्ड्स को किस तरीके से शो किया जाता है, यानी कि इन बॉन्ड्स को अपन किस तरीके से शो करें। मेटल हो गया, अपने को पहले करना है मेटल टू लिगेंड चार्ज ट्रांसफर, मेटल टू लिगेंड चार्ज ट्रांसफर है ना, मेटल हो गया, लिगेंड हो गया। फर्स्ट क्या होगा, लिगेंड्स के पास इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा होंगे, इस मेटल के पास ये बॉन्ड बनेगा, वो क्या होगा, खाली कक्षक होगा। ओके, फिर क्या होगा, इनके पास जो और ऑर्बिटल्स हैं उनमें क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स की संख्या ज़्यादा होगी। जो अपन ने डार्क किया उसका मतलब होगा कि इन ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है। इनमें क्या होगा, अब ये अपने इलेक्ट्रॉन्स लेंगे तो ये बनेगा आपके पाई बॉन्ड, ये हो गया सिग्मा बॉन्ड। जो फर्स्ट बना पाई बॉन्ड, यानी कि लिगेंड के पास इलेक्ट्रॉन थे, लिगेंड्स के इलेक्ट्रॉन मेटल थे, खाली कक्षक गए, खाली कक्षक में गए तो सिग्मा बॉन्ड बना। अब मेटल के पास इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है तो ये कार्बन बॉन्ड होता है, पहले ये बनेगा। नेक्स्ट है आपके लिगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर हो, तो क्या होगा, यहाँ मेटल के पास क्या होगा, एम्प्टी ऑर्बिटल्स होंगे, सारे एम्प्टी ऑर्बिटल्स हैं, जबकि लिगेंड्स के पास में क्या है, सारे ही कक्षक क्या होते हैं, भरे हुए होते हैं। तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ डोनेट करेगा, फर्स्ट सिग्मा बना, फिर ये बना आपका पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन। इस तरीके से इन्हें शो किया जाता है किसी भी मेटल और लिगेंड्स को। अब देखेंगे इसमें कार्बोनिक कंपाउंड्स के आधार पर वीबीडी की व्याख्या करेंगे, यानी कि वीबीडी के अकॉर्डिंग देखेंगे कि इनकी ज्यामिति कैसी होती है या शेप कैसी होती है और किस तरीके से इलेक्ट्रॉन फिल किए जाते हैं। देखना है कि हर एक कॉम्प्लेक्स को वीबीडी के अकॉर्डिंग एक्सप्लेन करना होगा, जो आपने फर्स्ट ईयर में भी किया था, सेकंड ईयर में भी किया, आप भी करोगे ये बात, क्योंकि हर क्लास में चलती है। किसी भी कॉम्प्लेक्स की अगर ज्यामिति और संरचना की बात की जाए, उसकी स्ट्रक्चर की बात की जाए, तो वीबीडी के अकॉर्डिंग हम इजीली निकाल सकते हैं। ओके, तो अपने पास है जैसे NiCO4, यानी कोई निकिल का कॉम्प्लेक्स है। निकिल के कॉम्प्लेक्स में क्या हो गया, 4 कार्बोनिल समूह लगेगा। फर्स्ट क्या करना होगा, ऑक्सीडेशन स्टेट अपने को उसकी निकालनी होगी। ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने में ऑक्सीजन रिएक्ट हो गया, प्लस यहाँ कार्बोनिल समूह है, कार्बोनिल समूह अपना उदासीन होता है, उदासीन लिगेंड्स होते हैं। CO अपना उदासीन लिगेंड हो गया, वाटर भी उदासीन हो गया, NH3 भी उदासीन होता है, PH3 भी उदासीन ही होता है। ऐसे कोई लिगेंड्स लगे हुए हैं, जब किसी ऐसे लिगेंड लगे हुए वो उदासीन ही होते हैं। तो इनका अगर अपने ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी हो तो किस तरीके से निकालेंगे, 0 है और 0 यहाँ, तो कितनी हो गई, x बराबर 0, यानी कि निकिल की ऑक्सीडेशन स्टेट 0 होती है। ओके, क्योंकि संरचना निकालने के लिए ऑक्सीडेशन स्टेट आना जरूरी है। अब देखेंगे निकिल कौन से एटॉम, इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है। हर बार बताती हूँ
कहूँगी डीप लोग के एलिमेंट्स याद रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इनके बिना आप कुछ नहीं कर सकते। अगर एएम रूल आ गया तब भी आपको इलेक्ट्रॉनिक, क्योंकि 6 नंबर का क्वेश्चन है, 18 इलेक्ट्रॉन्स रूल है एटॉमिक इफेक्टिव एटॉमिक नंबर्स का, तो उसके लिए आपको क्या होना चाहिए, उसके परमाणु याद होने चाहिए कि कौन सा आइटम कहाँ आता है। एटलीस्ट ये याद ना हो, परमाणु क्रमांक याद ना हो, तो ये तो ज़रूर होना चाहिए इसके बाह्यतम कक्ष में इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं। ओके, ये था अपना। अगर स्केडियम की कोई सीरीज होती है, स्केडियम का ग्रुप होता है किसी भी, तो उसके अंदर स्केडियम वाली में D1 यानी कि वो D1 कॉम्प्लेक्स है, यानी कि यहाँ S2 तो होगा ही होगा, 3D4S2 यानी कि दो इलेक्ट्रॉन्स तो और प्रेजेंट है, यानी कि 3D1, यानी कि इसमें देखा जाए कि 3 वाहिदा कक्ष में इलेक्ट्रॉन हो गए, इसमें 4 हो जाते हैं, इसमें 5 हो जाते हैं, इसमें 6 हो गए, इसमें 7 हो गए, 8 हो गए, 9 हो गए, 10 हो गए, 11 हो गए और 12 हो गए। ये बात आपको याद रखनी पड़ेगी, क्योंकि स्केडियम के सीरीज में सभी में ही देखा जाए तो 3 ही इलेक्ट्रॉन होता है। टाइटेनियम की सीरीज में देखा जाए तो 4 होंगे, वेनेडियम वाले 5 करोड़। तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये क्रोमियम, मैग्नीशियम, फेरस वाली, निकिल वाली और ये कोबाल्ट वाली। इनमें से तो मोस्टली आपके कॉम्प्लेक्सेस बनेंगे ही बनेंगे, तो इनका तो आपको याद रखना पड़ेगा कि किसमें सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन। अब अपने पास निकिल का कॉम्प्लेक्स है, कितने इलेक्ट्रॉन, 8 D8 का है, 2 और है इलेक्ट्रॉन 4s2 में, तो 8 9 10 इलेक्ट्रॉन हो गए, यानी कि ये आपके क्या हो गया, अगर देखा जाए तो क्या हो गया, निकिल का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया 3D8 4s2, यानी कि टोटल इलेक्ट्रॉन 10 हो गए। ये थी ग्राउंड स्टेट की बात, ग्राउंड स्टेट की बात। अब अपन इसी को एक्साइटेड स्टेट में ले जाएंगे। एक्साइटेड स्टेट में क्या हो जाएगा, यहाँ से 3D10 हो जाएगा इलेक्ट्रॉन्स। ओके, याद रखना पड़ेगा कि 3D10 हो जाएगा। अब अपन वीबीडी के अकॉर्डिंग फिल करते हैं। वीबीडी के अकॉर्डिंग फिल कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स, तो क्या होता है, डी का है तो ये डी बना लिए 5, 1 2 3 4 5, फिर एस का पी आएगा, फिर क्या आ जाएगा, डी आ जाएगा। मिटा देती हूँ एक बार भी, तो ये हो गए आपके फिर से डी। अपने पास क्या है, 10 इलेक्ट्रॉन फिल करने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इलेक्ट्रॉन हो गई। कार्बोनिक समूह है 4 है, तो खाली कक्षक में जाएंगे इनके इलेक्ट्रॉन्स, ये लोग कार्बोनिक समूह बने जाएंगे। ओके, अब बात आती है वेट बॉन्डिंग बनेगी कैसे, तो वो इलेक्ट्रॉन अपने एक इलेक्ट्रॉन्स यहाँ डोनेट कर देंगे। इसी की वजह से क्या होता है, पाई बॉन्ड का निर्माण होता है। ओके, एक्साइटेड स्टेट में जब बैक बॉन्डिंग शो करना हो तो। लेकिन अगर इसका हाइब्रिडेशन देखें, ये तो गया डी का, एस का, पी का, 3 पी के हैं, ये हो गया sp3। अब अपने को पता है कि जब sp3 आता है कोऑर्डिनेशन नंबर, यानी कि कोऑर्डिनेशन नंबर यहाँ कितना है, 4 है। 4 के अंदर 2 प्रकार की ज्योमेट्री पॉसिबल है, एक होती है टेट्राहेड्रल, एक होती है स्क्वायर प्लेनर। 2 प्रकार की पॉसिबिलिटी बात आती है, कौन सी आएगी, स्क्वायर टेट्राहेड्रल आएगी या स्क्वायर प्लेनर होगी। टेट्राहेड्रल के अंदर हाइब्रिडेशन होता है sp3, जबकि इसमें होता है dsp2। याद रखना होगा, टेट्राहेड्रल के लिए हमेशा जो हाइब्रिडेशन होगा, जो संकरण होगा, वो हमेशा sp3 होता है, जबकि स्क्वायर प्लेनर के लिए dsp2 ही होता है। तो अपने पास जो हाइब्रिडेशन आया हुआ है sp3 आया, तो अपने पास कैसे स्ट्रक्चर हो गए आपके, टेट्राहेड्रल। टेट्राहेड्रल बनाई कैसे जाती है, ये हो गया निकिल, ये हो गया CO, ये हो गया CO, CO, CO। ओके, इस तरीके से अपन टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर बना देंगे। अब बात आती है कि इनके बॉन्ड एंगल कितना होगा। बॉन्ड एंगल कितना होगा इनका, अपने को पता है 109.28 मिनट के आसपास इनका बॉन्ड एंगल होता है। 109.2
28 मिनट के आसपास इनका बॉन्ड एंगल पाया जाता है। इसके बीच में भी इतना होगा, इसके बीच में भी इतना होगा, इसके बीच में भी। अब बात है टोटल एंगल कितने हैं इसमें। टोटल एंगल्स की बात की जाए, एंगल तो ये एक एंगल हो गया, 2 एंगल, 3 एंगल, 4 एंगल, इस तरीके से टोटल एंगल देखेंगे तो वो देखा जाता है n+1/2। एन क्या है, सेंटर एटम के साइड में कितने इलेक्ट्रॉन एटम, 1 2 3 4 4+1/2, 2 4 5 4 × 5 और 2 20 कितने हो गए, 10 एंगल इसमें पाए जाते हैं। ओके, ये फॉर्मूला था। 10 एंगल कैसे हो गए, 1 हो गए, 2 हो गए, 3 हो गए, 4 हो गए, 5 हो गए, 5 हो गए, इसका इसके बीच के बराबर हो जाएगा। ओके, तो इस तरीके से इसमें 10 हो जाएंगे कि इसके अंदर 10 एंगल्स पाए जाए। आपको टोटल एंगल कोई नहीं पूछेगा कितना, कि इसके अंदर बॉन्ड एंगल कितने होते हैं। ओके, तो ये काम हुई थी अपनी। अब अपने पास कोई और अपन कॉम्प्लेक्सेस ले लेके अपन देख सकते हैं, जैसे आपके लिए होमवर्क के लिए हो जाएगा, खुद को निकालना होगा FeCO और 6 का निकालना है आपको पीबीटी के अकॉर्डिंग, इसी के थ्रू। फिर क्रोमियम वाटर से ले लो 6 2+। इस तरीके से आपको इन कॉम्प्लेक्सेस के निकालने होंगे कि स्ट्रक्चर कैसी आएगी और किस तरीके से इनकी ज्यामिति बनेगी। ओके,